So hello everyone, this is Ayush and you are watching iQuantas CLAT YouTube channel. So students, today we will be starting with a very important topic from constitutional law, that is President of India. दो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज अ टॉपिक जिसके बारे में ना हमको एक ब्रीफ आइडिया होता है, लाइक हम लोग बचपन से ही सुन रहे होते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड करंट प्रेसिडेंट कौन है, क्या करता है प्रेसिडेंट, व्हाट आर द पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट, व्हाई इज इवन देयर अ प्रेसिडेंट व्हेन वी ऑलरेडी हैव अ प्राइम मिनिस्टर बड़ा बड़ा है या प्रेसिडेंट बड़ा है, प्राइम मिनिस्टर क्या करते हैं, प्रेसिडेंट क्या करते हैं। तो एक बहुत ज़्यादा ना जनरल डिस्कशन का टॉपिक है एंड ऑब्वियसली हमारे क्लैट एग्जाम के लिए तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज this topic comes straight from the topic of comes straight from the subject constitutional law, and which is a very important topic, and we can say a backbone for understanding law of the country, right? So with this, let's begin with our topic. So आज हम लोग प्रेसिडेंट के बारे में डिस्कशन करेंगे स्टूडेंट्स, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में। ठीक है, उनका क्या क्या है, उनके प्रोविजंस क्या क्या है, लाइक ही इज द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया, ही इज द सिंबल ऑफ नेशन, ही इज द गार्जियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, प्रेसिडेंट का अपॉइंटमेंट कैसे होता है, प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट कैसे होता है, प्रेसिडेंट के लिए, प्रेसिडेंट बनने के लिए क्या मिनिमम रिक्वायरमेंट्स होती हैं। तो जो भी क्लैट ओरिएंटेड पार्ट है ना प्रेसिडेंट के टॉपिक से, हम वो करेंगे। बहुत ज़्यादा एक्सेस हमें करने की जरूरत नहीं है, जितना आपके लिए क्लैट रिलेवेंट है उतना हम लोग आज पार्ट यहाँ पे करेंगे। सो स्टूडेंट्स, विद दिस लेट्स टॉक अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिक्स ऑफ प्रेसिडेंट, लाइक कि मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में कौन कौन से प्रोविजन प्रेसिडेंट से रिलेट करते हैं, प्रेसिडेंट के बारे में बात करते हैं। ठीक है, सो द पार्ट 5 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विच इज आर्टिकल 52 to 78, इट डील्स विद द यूनियन एग्जीक्यूटिव। ठीक है, यूनियन एग्जीक्यूटिव, सो प्रेसिडेंट इज अ पार्ट ऑफ द यूनियन एग्जीक्यूटिव, राइट? Then Article 52 it talks about the mandate office of president. It basically talks about कि there should be an office of the president of India. Then we have Article 53 which talks about the executive powers which are vested in president. Basically president की जो executive powers होती है, so president of India, basically the president of India has three types of power: executive power, judicial power and legislative power. Means कि president के पास ना judicial power भी होती है अपनी capacity में, वो कुछ जुडिशियल पावर्स भी अपने पास रखते हैं, लाइक जस्ट लाइक कोर्ट्स। ठीक है, देन प्रेसिडेंट हैव लेजिस्लेटिव पावर्स एज वेल। लेजिस्लेटिव पावर्स वैसे पार्लियामेंट के पास है, ठीक है, बट कभी पार्लियामेंट अगर एक्टिव ना हो तो उस केसेस में, या फिर कभी रिक्वायरमेंट अगर पड़े भी, तो प्रेसिडेंट के पास लेजिस्लेटिव पावर्स भी होती हैं और एग्जीक्यूटिव पावर्स भी होती हैं। ठीक है, तो आर्टिकल 53 इट टॉक्स अबाउट द एग्जीक्यूटिव पावर्स विच आर वेस्टेड इन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। देन आर्टिकल 54 एंड 55 इट टॉक्स अबाउट द इलेक्शन प्रोसीजर ऑफ प्रेसिडेंट, की प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे होगा। ठीक है, देन आर्टिकल 56 इट टॉक्स अबाउट द टर्म ऑफ ऑफिस, प्रेसिडेंट का जो टर्म होगा वो कितने टाइम का होगा। देन आर्टिकल 61 it talks about the impeachment. Article 72 it talks about the pardoning power of president. Then article 123 it talks about the ordinance power, ordinance making power. Fine, so these are some important articles which are relating to president and which are important for your CLAT exam as well. So coming up next we have the topic of election of the president, like president का election कैसे होगा। So students, as we all know कि हम लोग का जो लोकसभा का election होता है, जो विधानसभाओं का election होता है, state legislative assemblies का, यानी कि these are direct elections wherein कि जहाँ पे हम लोग खुद, लाइक जब लास्ट ईयर लोकसभा का इलेक्शन भी हुआ था, या फिर जब स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के इलेक्शन होते हैं, दिल्ली का हुआ था, बिहार का होगा, अभी अपकमिंग मंथ्स में बिहार में स्टेट इलेक्शन होने वाला है। तो वहाँ पे क्या होता है कि हम लोग खुद जाके वोट देते हैं। हम लोग मीन्स कौन, जो जनता है, जो पब्लिक है, जो लोग हैं, आम जनता है, वो खुद जाती है, खुद वोट करती है, और अपने एरिया में अगर लोकसभा का इलेक्शन हो रहा है तो वहाँ पे एमपी सेलेक्ट करती है, खुद ही एमपी को मतलब वोट देके जिताती है, सेलेक्ट करती है। अगर स्टेट का इलेक्शन हो रहा है तो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में जो भी एमएलए खड़ा हुआ है, तो उसको वो एमएलए जनता मतलब जीत के, जो भी कैंडिडेट्स होते हैं उनको जीत के एमएलए बनाती है। ठीक है, तो ये तो हम लोग इलेक्शन, दिस इज द दिस मोड ऑफ इलेक्शन इज नोन एज डायरेक्ट इलेक्शन। ठीक है, तो हम लोग जो जानते हैं डायरेक्ट इलेक्शन, जो हम लोग लोकसभा में और राज्य विधानसभा में देखते आ रहे हैं। ठीक है, बट देन जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है ना, उसका मेथड होता है इनडायरेक्ट इलेक्शन। स्टूडेंट्स, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है क्लैट के लिए, यहाँ पे हम लोग को ना इन पॉइंट्स पे थोड़ा सा ध्यान देना होगा। सो यस, जो प्रेसिडेंट का मेथड होता है इलेक्शन का, इट इज बेसिकली है इनडायरेक्ट इलेक्शन। सो बेसिकली जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है ना, इलेक्शन का जो मेथड होता है, दैट इज इनडायरेक्ट इलेक्शन। ठीक है, इनडायरेक्ट इलेक्शन बाय इलेक्टोरल कॉलेज। अभी इसका क्या मतलब होता है स्टूडेंट्स,
जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि लोकसभा का जब इलेक्शन होता है, विधानसभा का जब इलेक्शन होता है, तो हम लोग डायरेक्ट जाके वोट देते हैं, ठीक है? हम लोग यानी कि जो जनता होती है, जो वोटर्स होते हैं, जो पब्लिक होती है, जो आम पब्लिक होती है, वो खुद जा करके अपना एमएलए, अगर स्टेट का इलेक्शन हो रहा है, लेजिस्लेटिव असेंबली का, अगर लोकसभा का हो रहा है, तो वहाँ पे खुद वोट देकर खुद अपना एमपी सेलेक्ट करती है, ठीक है? बट प्रेसिडेंट के इलेक्शन में ऐसा नहीं होता है। प्रेसिडेंट के इलेक्शन में हम लोग, हम आप, मैं आप, हम लोग वोट नहीं करते हैं। रादर एक इलेक्टोरल कॉलेज बनता है और वो इलेक्ट करता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। अभी इलेक्टोरल कॉलेज क्या होता है? इलेक्टोरल कॉलेज बेसिकली मींस द बॉडी which constitutes of certain people who are going to vote for the president of India. Let me repeat this again in a easy method. तो बेसिकली इलेक्टोरल कॉलेज कंस्टिट्यूट करके बनता है उन लोगों को, या उन कह सकते हैं बॉडीज को, बॉडीज भी नहीं, लोगों को ही कहेंगे, उन लोगों को जो आगे जा करके प्रेसिडेंट को इलेक्ट करेगा, ठीक है? अभी इलेक्टोरल कॉलेज में कौन कौन आता है, ये है उसकी लिस्ट। ये जो मेंबर्स है ना, ये किसके मेंबर्स की बात हो रही है? ये इलेक्टोरल कॉलेज के मेंबर्स की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है? तो उसमें कौन कौन मेंबर्स होते हैं स्टूडेंट्स, ये इंपॉर्टेंट है क्लैट के लिए ना, हम लोग को थोड़ा सा ये प्रिसाइसली इस चीज को आप लोग समझते हुए चलना। तो बेसिकली जो मेंबर्स होता है उसमें सबसे पहले आते हैं इलेक्टेड एमपीज ऑफ बोथ हाउसेस। बोथ हाउसेस का क्या मतलब होता है? एज वी ऑल नो कि जो हमारा पार्लियामेंट है उसमें उसके दो हाउसेस होते हैं, दो सदन होते हैं हमारे पार्लियामेंट में। वन इज द लोकसभा, ठीक है? सेकंड इज द राज्यसभा। राज्यसभा विच इज ऑल्सो नोन एज द अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, ठीक है? अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। लोकसभा इज नोन एज द लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, ठीक है? तो इलेक्टेड मेंबर एमपीज ऑफ बोथ हाउसेस, तो यानी कि लोकसभा, लोकसभा जिसमें टोटल कितनी सीट्स होती है? 545 सीट्स होती है। राज्यसभा जिसमें 250 सीट्स होती है, ठीक है? अब 250 में हमें ये पता है कि 238 सीट्स पे तो इलेक्शन होगा, ठीक है? मतलब 238 सीट्स पे वही इनडायरेक्ट इलेक्शन होगा, जैसे प्रेसिडेंट का होता है ना, वैसे ही राज्यसभा में भी इलेक्शन होता है। वो भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे, ठीक है? तो लोकसभा में यानी कि जो 545 मेंबर्स हैं, जित इन आउट ऑफ दिस 545 जितने भी इलेक्टेड मेंबर्स हैं ना, सपोज इलेक्टेड मेंबर्स आर 540, ठीक है? 540 इलेक्टेड मेंबर्स है सपोज, ठीक है? 545 टोटल स्ट्रेंथ है लोकसभा की, बट उसमें इलेक्टेड 545 है। जो बाकी के 5 है ना, ये नॉमिनेटेड है सपोज। ये बाकी के जो 5 है, ये नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ द लोकसभा है। नॉमिनेटेड मेंबर्स कौन होते हैं? जिन्हें प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं किसी भी बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ कि उन्होंने कोई वो डिस्टिंग्विश्ड काम किया इन द फील्ड ऑफ साइंस, आर्ट्स, ठीक है? या उनका कोई इकोनॉमिक्स में कोई बहुत मेजर कंट्रीब्यूशन रहा है, या वो कोई बहुत सोशल कॉज उन्होंने बहुत बड़ा किया, तो ऑन दिस बेसिस प्रेसिडेंट आपको नॉमिनेट करके लोकसभा में या फिर राज्यसभा में भेज सकते हैं, मतलब पार्लियामेंट में भेज सकते हैं, ठीक है? तो जो इलेक्टोरल कॉलेज होता है ना, प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ने का, इलेक्शन में वोट करने के लिए, जो इलेक्ट करने के लिए जो बॉडी बनती है इलेक्टोरल कॉलेज, इसमें जो मेंबर्स होते हैं ना, उसमें ये चीज का हमेशा याद रखना स्टूडेंट, इलेक्टेड एमपीज की बात हो रही है। अगेन इलेक्टेड एमपीज ऑफ बोथ हाउसेस। बोथ हाउसेस मतलब लोकसभा, राज्यसभा। अब लोकसभा में भी कुछ मेंबर्स इलेक्टेड हैं, मतलब मोस्टली मेंबर्स इलेक्टेड है, बट कुछ नॉमिनेटेड भी है। तो यहाँ पे ना इलेक्टेड एमपीज की अगेन बात हो रही है, बात एमपीज की नहीं हो रही है। अगर एमपीज की बात हो रही होती तो इलेक्टेड नॉमिनेटेड दोनों काउंट होते, बट स्पेसिफिकली इलेक्टेड मेंबर्स की बात हो रही है। तो यानी कि यहाँ पे जितने भी इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लोकसभा होंगे, वो इस बॉडी में फॉर्म होंगे, वो मेंबर बनेंगे। देन जो राज्यसभा के इलेक्टेड मेंबर्स होंगे, यानी कि जो 12 मेंबर्स नॉमिनेट होते हैं, उनको हटा के जो 238 मेंबर्स होते हैं जो इलेक्ट करके राज्यसभा पहुंचते हैं, वो भी इसका पार्ट होंगे, ठीक है? देन इलेक्टेड एमएलएज ऑफ स्टेट्स, ठीक है? इलेक्टेड एमएलएज यानी कि जो स्टेट की लेजिस्लेटिव बॉडी होती है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली जो होती है ना? मतलब कि जो विधानसभा होती है, जो राज्य सरकार जिसे कहते हैं ना, तो जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, उसके जो इलेक्टेड एमएलएज हैं, ठीक है? इलेक्टेड एमएलएज ऑफ स्टेट्स प्लस यूटीज। तो 70th अमेंडमेंट के बाद से ना स्टूडेंट्स, ये चीज का हम लोग को थोड़ा सा याद रखना है, ये क्लैट के लिए इंपॉर्टेंट भी है। 70th अमेंडमेंट, 70, ठीक है? 70th अमेंडमेंट के बाद क्या हो गया था कि जो इलेक्टोरल कॉलेज होता है, इसमें अभी हमने क्या देखा, इलेक्टेड एमपीज होते हैं, इलेक्टेड एमएलएज होते हैं। हर राज्य में जितनी भी विधानसभाएं हैं उनकी, उसमें जितने भी इलेक्टेड एमएलएज हैं वो सब होते हैं, प्लस यूटीज विद लेजिस्लेचर। यूटीज विद लेजिस्लेचर कौन है? लाइक पौंडीचेरी, दिल्ली, जो कि यूनियन टेरिटरी है, लेकिन यहाँ पे भी अपनी विधानसभा है ना? जैसे दिल्ली एक यूटी है, ठीक है? लाइक जैसे दिल्ली यूटी है, दादरा एंड नागर हवेली वो भी एक यूटी है, लेकिन दादरा एंड नागर हवेली में एक अपनी
लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं है लेकिन दिल्ली में है, सिमिलरली पौंडीचेरी में भी है, सिमिलरली जम्मू में भी है, ठीक है। तो वैसे ही आपकी जो यूटीज हैं विद लेजिस्लेचर, वहां के भी इलेक्टेड एमएलएज, ठीक है। ये 70th अमेंडमेंट के बाद आया। 70th अमेंडमेंट से पहले जो यूटीज होती थी ना, उसके इलेक्टेड एमएलएस नहीं काउंट होते थे, बट 70th अमेंडमेंट के बाद तो ये क्वेश्चन आ सकता है। प्लीज मेक श्योर कि 70th अमेंडमेंट आपको इस रिगार्ड में जरूर याद रहे, ठीक है। देन स्टूडेंट्स, आपका लाइक वही जो अब मैंने बोला, दिल्ली, पुडुचेरी, देन जम्मू कश्मीर, वो भी अब वहां के भी जो इलेक्टेड एमएलएस हैं वो भी अब इलेक्टोरल कॉलेज का पार्ट बनेंगे। अब नॉट इंक्लूडेड में कौन कौन है, नॉट इंक्लूडेड की एक बार बात कर लेते हैं। सो स्टूडेंट्स, नॉट इंक्लूडेड में आ रहे हैं आपके नॉमिनेटेड मेंबर्स और लेजिस्लेटिव काउंसिल। नॉमिनेटेड मेंबर्स कौन, यानी कि यहाँ पे लोकसभा में जो नॉमिनेटेड मेंबर्स होंगे, ठीक है, जो राज्यसभा में नॉमिनेटेड मेंबर्स होंगे, जो भी 12 मेंबर्स नॉमिनेटेड होंगे ना, वो सब के सब नहीं काउंट होंगे, ठीक है। मतलब इसमें इस इलेक्टोरल कॉलेज में वो नहीं काउंट किए जाएंगे, वो नहीं माने जाएंगे, ठीक है। देन वोटिंग सिस्टम क्या होगा यहाँ पे, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, ठीक है। सीक्रेट बैलेट के थ्रू होता है। अभी वोटिंग सिस्टम क्या होता है ये भी हम इस थोड़ा सा बाद में, इस पे हम लोग इनफैक्ट ना एक डिटेल वीडियो कर लेंगे कि वोटिंग सिस्टम क्या होता है, क्योंकि प्रेसिडेंट का ना इलेक्शन और वोटिंग सिस्टम काफी ज्यादा डिफरेंट होता है। हम लोग जिस इलेक्शन को समझते हैं, जिस इलेक्शन में हम पार्ट लेते हैं, उससे थोड़ा डिफरेंट होता है, ठीक है। तो हम लोग दिस सिंगल ट्रांसफरेबल, दिस प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, इसको एक डिटेल वीडियो में भी हम अलग से कवर करेंगे, ठीक है। देन वैल्यू ऑफ वोट्स कैसे निकाली जाती है। अब जैसे हमने ये तो देख लिया कि इलेक्टोरल कॉलेज बनेगा, उसमें इलेक्टेड एमपीज वोट करेंगे, इलेक्टेड एमएलएज वोट करेंगे, और इलेक्टेड एमएलएज और स्टेट, मतलब वो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज जो यूटीज हैं, वहां पे भी अगर बॉडी है तो वहां के भी इलेक्टेड आपके एमएलएज, ये लोग, हमें नहीं, हमने ये तो देख लिया कि वोट ये करेंगे इलेक्टोरल कॉलेज में, ये सब मेंबर्स रहेंगे, बट इनकी वोट की वैल्यू कैसे निकाली जाएगी, है ना। तो वैल्यू के लिए यहाँ पे ये फॉर्मूला दे रखा है। और हालांकि आपके लिए ये एग्जाम ओरिएंटेड नहीं है, फॉर्मूला वगैरह आपसे ये सब कोई नहीं, वैल्यू नहीं पूछने वाला, लेकिन एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए हमारे लिए समझना जरूरी है ना। तो स्टूडेंट्स, एमएलए की, अगर आपको एक एमएलए की वोट की वैल्यू निकालनी है, भाई मान लीजिए सपोज उत्तराखंड में, सपोज दिल्ली में 70 सीट है, 70 सीट्स हैं, ठीक है। 70 जो इलेक्टेड एमएलएज हैं दिल्ली में, वो इस इलेक्टोरल कॉलेज का पार्ट बनेंगे, ठीक है, इस इलेक्टोरल कॉलेज का पार्ट बनेंगे। अब वो जो 70 एमएलए वोट डालेंगे वहां पे, उसमें से एक एमएलए की वोट की वैल्यू कैसे काउंट करोगे आप। वन वन एमएलए की वोट की वैल्यू वन तो नहीं होगी, क्योंकि वो जो एमएलए है, वो जो एक पर्टिकुलर एमएलए है, वो एक क्षेत्र से जीत कर आया है, मतलब वो वहां का रिप्रेजेंटेशन कर रहा है। तो जब वो प्रेसिडेंट के उसमें वोट डालने जाएगा, तो वो इनडायरेक्ट इलेक्शन का मतलब यही होता है कि आपने एमपी एमएलए चुने, अब वो जाकर के राष्ट्रपति चुन रहे। दिस इज द मीनिंग ऑफ इनडायरेक्ट इलेक्शन, ठीक है। जो यहाँ पे इनडायरेक्ट इलेक्शन है ना, इसका मोटा मतलब क्या है, मतलब यही है कि डायरेक्ट इलेक्शंस का मतलब जहां पे आप डायरेक्टली जाके वोट कर रहे हो। इनडायरेक्ट इलेक्शन का मतलब कि जहां पे आपने किसी को वोट करके चुना, अब वो आपके लिए किसी और को चुन रहा है, ठीक है। तो दिस इज इनडायरेक्ट इलेक्शन। तो अब व्हाट माय पॉइंट वाज कि एमएलए, जो एमएलए है, जो एमएलए, कोई भी एक पर्टिकुलर एमएलए है, वो एक क्षेत्र से जीत कर आया ना, उस क्षेत्र की जनता को वो रिप्रेजेंट कर रहा है। तो बेसिकली हमें उस एमएलए की वो, मतलब यानी कि वो एमएलए जो वोट डाल रहा है वहां पे, वो अपनी जो जिनको रिप्रेजेंट कर रहा है, जिस क्राउड, जिस पब्लिक को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो जिसने उसको चुन के वहां भेजा है, उसकी वोट की कोई वैल्यू निकालनी होगी ना। सिमिलरली एमपी के लिए भी, एमपी भी जो एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से जीत कर आ रहा है, वहां के जब वो वोट डालने जा रहा है, तो बेसिकली वो रिप्रेजेंट कर रहा है ना उन लोगों को, तो उसकी वोट की वैल्यू कैसे डिटरमाइन करी जाएगी। तो बेसिकली एमएलए का अगर आपको वोट की वैल्यू निकालनी है, तो जो पॉपुलेशन है, ठीक है, उसको आप डिवाइड करोगे नंबर ऑफ इलेक्टेड एमएलए से, डिवाइड करोगे आप 1000 से। सपोज एक पर्टिकुलर कोई डिस्ट्रिक्ट है एक्स, ठीक है, वहां पे सपोज जनसंख्या है 1000 लोगों की, ठीक है। सपोज कोई भी एक पर्टिकुलर आप पर्टिकुलर जगह ले लीजिए, ठीक है। तो वहां पे सपोज पॉपुलेशन है 1000, वहां से इलेक्टेड एमएलएज आए हैं सपोज 20, ठीक है। मतलब कोई सी भी आप एक्स जगह ले लो, एक्स जगह है, वहां की ये पॉपुलेशन है, वहां से 20 एमएलएज आए हैं इलेक्ट होकर के, ठीक है। तो अब आप कैसे डिटरमाइन करोगे वोट की वैल्यू, क्या फॉर्मूला दे रखा है। सो बेसिकली आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है, जो यहाँ पे 20 एमएलएज हैं, उसको आप डिवाइड करोगे 1000 से, ठीक है। एक ये वैल्यू जाएगी 2,
और यहाँ पे आ जाएगा आपका 50, ठीक है। अब इसको आप डिवाइड करोगे 1000 डिवाइड बाय 50, तो ये 5 टू जो और 20, तो यानी कि एक एमएलए की वोट की वैल्यू क्या निकल के आ रही है 20, यानी कि यहाँ पे एक मान लीजिए कोई एक्स एमएल मतलब कोई भी हम द पॉइंट इज कि बेसिकली हर पर एमएलए जो है एक एमएलए यानी कि 20 वोट्स को वहां रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो एक एमएलए के वोट काउंट यानी एक एमएलए का जो वोट काउंट है वो 20 के बराबर माना जाएगा। एक किसी ने वोट डाला है वो 20 के बराबर भी माना जाएगा, ठीक है। देन एमपी के वोट की वैल्यू टोटल वैल्यू ऑफ एमएलए वोट्स डिवाइडेड बाय टोटल इलेक्टेड एमपीज, ठीक है। एक एमपी के अगर आपको वोट की वैल्यू निकालनी है तो टोटल वैल्यू ऑफ ऑल एमएलए वोट्स, जितने भी एमएलए वोट्स हैं उनकी टोटल वैल्यू, उसको आप जब डिवाइड करोगे टोटल इलेक्टेड एमपी से तो एक एमपी की वोट की वैल्यू डिटरमाइन हो जाएगी, ठीक है। So this was all about just a basic overview of election of the president, ठीक है। अभी इसमें से आपके लिए क्लैट के लिए क्या जरूरी है, क्या आ सकता है, ठीक है। तो थोड़ा सा फैक्ट्स आप ये याद रखो कि कौन कौन से मेंबर्स होते हैं, आपसे वहां पे पैसेज देके पूछा जा सकता है कि हु आर द इलेक्टोरल कॉलेज में कौन कौन होता है, हु ऑल आर इंक्लूडेड इन इलेक्टोरल कॉलेज है, हु ऑल आर हु इज नॉट इंक्लूडेड इन इलेक्टोरल कॉलेज। चार में से आपको तीन ऑप्शंस ऐसे दिए जाएंगे जो इलेक्टोरल कॉलेज का पार्ट होगा, एक जो नहीं होगा, तो आपको वो ऑड वन आउट फिगर आउट करना होगा, ठीक है। तो मेंबर्स आप लोग देख लेना कौन कौन है, कौन कौन नहीं इंक्लूड हो सकता है, वोटिंग सिस्टम किस टाइप का होता है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, ठीक है। वैल्यू ऑफ वोट्स आपसे कोई नहीं पूछने वाला, फिर भी आप एक बार एक नजर के लिए देख सकते हो कि अगर एमएलए के वोट की वैल्यू डिटरमाइन करनी है तो पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इलेक्टेड एमएलए डिवाइडेड बाय 1000। एमपी की वोट की वैल्यू निकालनी है आपको टोटल वैल्यू ऑफ एमएलए वोट्स डिवाइडेड बाय टोटल इलेक्टेड एमपीज, फाइन। देन वी हैव, ठीक है, ये है एग्जांपल ऑफ वोट कैलकुलेशन, एग्जांपल भी यहाँ पे दिया हुआ है। तो सपोज इफ स्टेट हैज पॉपुलेशन ऑफ 20 लाख एंड 200 एमएलए, तो एमएलए की वोट की वैल्यू कैसे डिटरमाइन हो रही है, 20,000 डिवाइडेड बाय 200 डिवाइडेड बाय 1000 इज इक्वल्स टू 100, इज इक्वल्स टू 100 आ गई वोट की वैल्यू, ठीक है। इफ टोटल, अब एमपी के वोट की वैल्यू, इफ टोटल एमएलए वोट्स मान लीजिए ये है, ठीक है, एमपीज इतने हैं, तो हमने जो फॉर्मूला बनाया था कि 549474 दिस फिगर डिवाइडेड बाय 776 इज इक्वल्स टू 708, तो एमपी के वोट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 708, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस वोट कैलकुलेशन। देन वी हैव क्वालिफिकेशंस। क्वालिफिकेशंस मींस कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनने के लिए आपकी क्या मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है, ठीक है। जैसे अभी आप क्लैट एग्जाम दोगे तो क्लैट एग्जाम में अपीयर करने के लिए क्लैट मतलब मिनिमम एलिजिबिलिटी क्या है कि देयर शुड बी 45% मार्क्स मिनिमम आपके 12th में, ठीक है। इफ यू आर फ्रॉम अनरिजर्व कैटेगरी, रिजर्व कैटेगरी से तो 40%, इतना अगर आपका रहता है तो आप क्वालिफाइड होते हो क्लैट का एग्जाम लिखने के लिए। सर सिमिलरली प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अगर आपको बनना है तो उसके लिए क्या मिनिमम क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए, तो फर्स्ट इज कि सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए ऑब्वियसली, देन एज शुड बी और मोर देन 35 ईयर्स, देन एलिजिबल फॉर लोकसभा मेंबरशिप, लोकसभा इलेक्शन के लिए या लोकसभा की मेंबरशिप के लिए एलिजिबल होना चाहिए, एंड देन शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, कोई दूसरे और मतलब जगह पे काम ना कर रहा हो ऑलरेडी, ठीक है। तो दिस इज द क्वालिफिकेशन, मतलब दूसरी जगह जहां से पैसा आता हो, शुड नॉट होल्ड ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट योर क्वालिफिकेशंस। अगेन क्लैट में इस तरीके के फैक्ट्स आज जरूर आ सकते हैं, तो ये भी आप देख लेना। देन ओथ, टर्म एंड वैकेंसी। ओथ, ओथ क्या होता है, बेसिकली जब भी कोई कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन पे कोई भी पर्सन जीत कर आता है तो उसको शपथ खिलाई जाती है, उसको शपथ दिलाई जाती है कि वो अपने पद पे अच्छे से ईमानदारी से काम करेगा, कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा करेगा, देश को आगे बढ़ाएगा। मतलब मोटा मोटा सार सबकी उसका ओथ का यही होता है, थोड़ा बहुत डिफरेंशिएट कर जाता है। मतलब डिफरेंशिएट क्या कर जाता है, सबके पद के अकॉर्डिंग, पीएम है तो मैं पीएम होते हुए अपने काम अच्छे से करूंगा, राष्ट्रपति है तो वो राष्ट्रपति होते हुए, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है तो वो चीफ जस्टिस ऑफ, मैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हुए मेरे कामों को अच्छे से, तो वो थोड़ा बहुत डिफर कर जाता है, बट मोटा मोटा जो ओथ होता है उसका कंसेप्ट ही यही होता है कि शपथ लेना आपकी, आप अपने पद पे अच्छे से काम करोगे और ईमानदारी से काम करोगे और पद की गरिमा को मेंटेन रखोगे, ठीक है। तो सिमिलरली हर कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन पे ओथ दिलाई जाती है, एडमिनिस्टर कराई जाती है। मोस्टली आप देखोगे तो प्रेसिडेंट एडमिनिस्टर कराते हैं ओथ। जैसे आप देखोगे कि जो भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, जैसे कि प्राइम मिनिस्टर हो गया, एजुकेशन मिनिस्टर हो गए, हेल्थ मिनिस्टर हो गए, जितने भी मिनिस्टर्स बनते हैं ना एट सेंट्रल लेवल, उन सबको
उन सबको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही ओथ एडमिनिस्टर कराते हैं। फिर आपके वाइस प्रेसिडेंट को भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ओथ एडमिनिस्टर कराते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को भी प्रेसिडेंट कराते हैं, ठीक है। तो अब प्रेसिडेंट को कौन कराता है ओथ एडमिनिस्टर, सबसे बड़ा सवाल तो ये है, एंड दिस इज अ वेरी क्लाइट रेलिवेंट क्वेश्चन, ठीक है। तो सबसे पहले वो प्रोविजन देख लेते हैं जहां पे ओथ के बारे में दे रखा है। सो आर्टिकल 60 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इट प्रोवाइड्स फॉर द प्रोविजन ऑफ ओथ, ठीक है। तो क्या कह रहा है ये कि ओथ इज एडमिनिस्टर्ड बाय द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। जो भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होगा वो प्रेसिडेंट को शपथ खिलाएंगे, ठीक है। और चीफ जस्टिस को कौन शपथ खिलाता है, उन्हें भी प्रेसिडेंट खिलाते हैं, ठीक है। तो दिस इज वाइस वर्सा, याद रखना इस चीज को, वाइस प्रेसिडेंट को वाइस प्रेसिडेंट नहीं शपथ खिलाते, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया शपथ खिलाते, ठीक है। और वाइस प्रेसिडेंट को कौन खिलाता है, उन्हें प्रेसिडेंट खिलाते, ठीक है। तो द ओथ इज एडमिनिस्टर्ड बाय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। टर्म कितना होता है, 5 साल का टर्म होता है, बट कैन कंटिन्यू टिल सक्सेसर एज्यूम्स ऑफिस, ठीक है। 5 साल का होता है, लेकिन जब तक सक्सेसर ना एज्यूम कर ले तब तक ऑफिस को आप कंटिन्यू कर सकते हो और होल्ड करना, ठीक है। इसमें स्टूडेंट्स एक चीज और है, सपोज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इलेक्ट हुए, बट कुछ कारणवश 3 साल के बाद सपोज प्रेसिडेंट जो भी एक्स, सपोज कोई एक्स पर्सन है हु हैज बीन मेड द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, सपोज आफ्टर 3 इयर्स उनको ऑफिस छोड़ना पड़ता है, मे बी उनकी डेथ हो गई या फिर उनको हेल्थ के कारण से रिजाइन करना पड़ा, या किसी भी एक्स वाई जेड रीजन की वजह से सपोज वो 3 साल अपना 5 साल पूरा नहीं कर पाए और 3 साल के बाद ही उनको रिजाइन करना पड़ा, अपना पद छोड़ना पड़ा। तो जो नए राष्ट्रपति इलेक्ट होके आएंगे ना, वो उस बचे हुए टाइम के लिए नहीं आएंगे, वो पूरे फ्रेश 5 इयर्स के लिए आएंगे। सो वी नीड टू कीप दैट इन माइंड कि whenever a new president is made, suppose a new president is made before the completion of the term of the previous president, ठीक है, before the completion of 5 years, previous president के द्वारा 5 इयर्स कंप्लीट होने से पहले ही सपोज कोई नया प्रेसिडेंट अगर आ जाता है तो वो फ्रेश 5 इयर्स के लिए आता है, ठीक है। जस्ट लाइक इन लोकसभा, जस्ट लाइक इन विधानसभा, जैसे अभी हम देखते हैं लोकसभा सपोज कोलैप्स कर गई, लोकसभा सपोज गिर जाती है, तो जो नई लोकसभा बनेगी ना वो फ्रेश 5 इयर्स के लिए बनेगी, ये नहीं कि रिमेनिंग टाइम पूरा करेगी। तो सेम विद द प्रेसिडेंट, अगर सपोज कोई प्रेसिडेंट अपना टर्म पूरा नहीं कर पाते, नए प्रेसिडेंट अगर रिज्यूम करते हैं ऑफिस को, तो वो फ्रेश 5 इयर्स के लिए आते हैं, ठीक है। देन वैकेंसी, सपोज कोई अगर वैकेंसी अगर हो गई है, वही जो मैंने बोला कि प्रेसिडेंट ने सपोज इस्तीफा दे दिया, डेथ हो गई है, नए प्रेसिडेंट इलेक्ट होने से पहले तक वाइस प्रेसिडेंट कैन एक्ट एज प्रेसिडेंट, ठीक है। देन न्यू प्रेसिडेंट, इट मस्ट बी इलेक्टेड विद इन 6 मंथ्स, 6 महीने के अंदर प्रेसिडेंट का इलेक्शन हो जाना चाहिए, ठीक है। चलिए, मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट पार्ट इज द पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट, की प्रेसिडेंट के पास पावर्स क्या होती है। तो स्टूडेंट्स, वन थिंग आई वुड लाइक टू जस्ट मेंशन कि बीइंग इंडिया, जो हमारा इंडिया है, इट इज ए रिपब्लिक कंट्री, ठीक है। नॉट लाइक ब्रिटेन, ब्रिटेन एक रिपब्लिक कंट्री नहीं है, डेमोक्रेटिक कंट्री है। डेमोक्रेटिक कंट्री हम भी है, डेमोक्रेटिक कंट्री सपोज यूके भी है, बट डिफरेंस इज कि यूके में जो हेड ऑफ द स्टेट है वो आज भी मोनार्क है। मोनार्क कौन है, जो मतलब इलेक्टेड नहीं है जनता के द्वारा, बट हमारे यहाँ पे जो हेड ऑफ द कंट्री है, जो हेड ऑफ द स्टेट है, वो एक इलेक्टेड मेंबर है, ठीक है। बेशक बेशक इनडायरेक्टली इलेक्ट करके गया है, बट इट इज समवन हु इज इलेक्टेड बाय द पीपल, हु इज इलेक्टेड बाय द पीपल हु आर रिप्रेजेंटिंग अस एट द पार्लियामेंट, राइट। सो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो होता है हमारा, वो हेड ऑफ द स्टेट है, और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एक इलेक्टेड पर्सन है, तो इसलिए इंडिया इज अ रिपब्लिक कंट्री। ब्रिटेन दो इट इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री, वहां पे जो गवर्नेंस होती है उसके लिए इलेक्शन होता है, लेकिन हेड ऑफ द स्टेट वहां मोनार्कियल है, आज भी मोनार्कियल फैमिली है, मोनार्क है, ठीक है। तो इस वजह से वो एक रिपब्लिक कंट्री नहीं, बट इंडिया इज अ रिपब्लिक कंट्री। रिपब्लिक कंट्री का बेसिकली मतलब ये होता है कि जहाँ पे हेड ऑफ द जो कंट्री होता है, हेड ऑफ द स्टेट होता है, वो इलेक्टेड पर्सन होता है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा स्टूडेंट्स। नाउ कमिंग टुवर्ड्स द पार्ट ऑफ पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट। सो प्रेसिडेंट के पास क्या पावर्स होती है, हम लोग हमेशा ये सुनते आ रहे हैं कि प्रेसिडेंट तो नॉमिनल हेड होते हैं और प्राइम मिनिस्टर ही गवर्नमेंट चलाते हैं, प्राइम मिनिस्टर ही देश चलाते हैं, प्रेसिडेंट तो बस उनके कहने पे वैसा एक्ट करते हैं, ठीक है। बट स्टिल, क्या वो खुद के पास कोई पावर पोजेस करते हैं, क्या वो खुद से कोई डिसीजन ले सकते हैं, एक बार यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं। सो स्टूडेंट्स, अगर प्रेसिडेंट की पावर्स को देखा जाए तो हम मोटा मोटा 4 पार्ट्स में बाइफरकेट कर सकते हैं, इवन 5 पार्ट्स में बाइफरकेट कर सकते हैं। सो फर्स्ट पार्ट इज एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट, सेकंड इज लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट, थर्ड इज जुडिशियल पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट, फोर्थ इज इमरजेंसी पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट, एंड फिफ्थ इज ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर, ठीक है। तो ऑर्डिनेंस पे हम लोग बाद में आते हैं, पहले एक बार हम लोग पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट जो हमने यहाँ पे बाइफरकेट किया वो डिस्कस कर लेते हैं।
सो सबसे पहले स्टूडेंट्स एग्जीक्यूटिव पावर्स क्या होती है इस प्रेसिडेंट के पास। सो प्रेसिडेंट एग्जीक्यूटिव पावर्स क्या होती है, अपॉइंटमेंट से रिलेटेड। तो बेसिकली जो प्रेसिडेंट होता है वो अपॉइंट करता है प्राइम मिनिस्टर को, सारे के सारे यूनियन मिनिस्टर्स को, गवर्नर्स को, जजेस को, एजीज को, कैग को। कैग कौन है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। एजी कौन है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। देन ईसी कौन है, इलेक्शन कमिश्नर। देन यूपीएससी चेयरपर्सन, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का चेयरपर्सन जो होता है, ठीक है। और एडमिनिस्टर्स करता है यूनियन टेरिटरी। चलो, तो यूनियन टेरिटरी क्या है, यूनियन टेरिटरी तो डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल में होती है, तो वो प्रेसिडेंट विद होम मिनिस्टर एडमिनिस्टर करते हैं यूनियन टेरिटरी को, ठीक है, विद होम मिनिस्ट्री आई मीन, ठीक है। देन अभी यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एग्जीक्यूटिव पावर्स क्या क्या मेंशन्ड है प्रेसिडेंट की, कि प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं पीएम को, यूनियन मिनिस्टर्स को। अपॉइंट का क्या मतलब है, हमने तो ये सुना है कि सर वो तो इलेक्ट होकर आते हैं। अरे इलेक्शन तो होता है, जो भी प्रेसिडेंट है, जो भी प्राइम मिनिस्टर है, वो प्राइम मिनिस्टर होने से पहले तो एक सांसद है ना। पहले तो वो सांसद का इलेक्शन जीतेगा, जब वो इलेक्शन जीत जाएगा, अपना सांसद बन जाएगा, उन्हीं में से ही तो मिनिस्टर्स बनते हैं ना। तो पहली चीज क्या है कि अपॉइंट्स पीएम का क्या मतलब है। जब हम लोग तो सोचते हैं कि यार पीएम तो इलेक्शन लड़के जीता है, इलेक्शन लड़के तो वो सांसद बने हैं। सांसद के बाद पार्टी में इंटरनल डिस्कशन होता है कि भाई अब इन सांसदों में से हमें ये लोग मिनिस्टर बनाने हैं। तो जैसे सपोज कोई पर, जैसे आज की डेट में नरेंद्र मोदी जी, श्री नरेंद्र मोदी, उनको, वो पहले एक सांसद है बनारस से, ठीक है। उसके बाद पार्टी का इंटरनल जो ग्रुप है, जो पार्टी का जो इंटरनल हाई कमिश्नर लोग हैं, जो पार्टी के, भारतीय जनता पार्टी के जो मेन डिसीजन मेकर्स है, वही डिसाइड करते हैं ना कि भाई हम इनको पीएम बनाएंगे, ये हमारे पीएम फेस है, बाकी ये हमारे रोड मिनिस्टर होंगे, ये हमारे डिफेंस मिनिस्टर होंगे, लाइक दिस। तो पार्टी के में इंटरनल फैसला ये आया कि नरेंद्र मोदी को हम पीएम बनाएंगे। तो अब वो पीएम बना, पार्टी ने डिसाइड कर दिया, अब वो काम है राष्ट्रपति का बनाना, इसीलिए राष्ट्रपति को नॉमिनल हेड करते हैं। राष्ट्रपति ऐसा नहीं कि अपने मन से पीएम बना दे कि हाँ ये सारे सांसद है, अब इनमें से मैं मेरी मर्जी से पीएम बनाऊंगा, मैं मेरी मर्जी से डिफेंस मिनिस्टर बनाऊंगा, ये नहीं होता है। राष्ट्रपति को पार्टी के लोग बता देते हैं कि हाँ ये हमारा फेस है। पार्टी के मतलब कि जो वहां पे जो सांसद सब जीत के गए, वो सांसद आपस में बता देते हैं कि भाई हमारे ये पीएम है, ये हम इन्हें डिफेंस मिनिस्टर मानते हैं, हम इन्हें रोड मिनिस्टर मानते हैं। तो बस राष्ट्रपति अपॉइंटमेंट कर देता है, उनको जैसा कहा जाता है वो वैसा करते हैं, ठीक है। तो ये उनकी पावर्स में से एक आ गया कि हाँ कुछ भी, और राष्ट्रपति जब तक अपॉइंट ना करे, नरेंद्र मोदी या कोई भी XYZ आदमी पीएम नहीं बन सकता है। वो उनके अपॉइंटमेंट के बाद ही होगा, जब वो अपॉइंट कर देंगे। अब अपॉइंट तो उन्हें करना ही पड़ेगा, मतलब कोई ऐसा भी नहीं कि वो मना कर देंगे मैं नहीं अपॉइंट करूंगा। तो दिस इज की हम लोग कहते हैं ना नॉमिनल हेड होता है प्रेसिडेंट की, मतलब पावर्स तो है, लेकिन उनकी पावर्स को ना एक्सरसाइज करवाया जाता है। पार्लियामेंट या फिर जो रूलिंग पार्टी होती है, वही ना मोस्टली अपने हिसाब से उसको पूरा मैनेज करते हैं। सपोज राष्ट्रपति नहीं बनाना चाहते हैं किसी पर्सन को पीएम, लेकिन अब अगर उनको यही बोला गया है कि पार्टी के लोगों ने यही बोला गया है, लोकसभा सपोज जितने भी सांसद है वो सब ये बात कह रहे हैं कि भाई इन्हीं को आप पीएम बनाइए, ये हमारे चुने हुए, ये इनको हमने चुना है पीएम के लिए, तो उन्हें बनाना पड़ेगा राष्ट्रपति को ना। तो फर्स्ट इज कि वो पीएम अपॉइंट करते हैं, ठीक है। पीएम अपॉइंट करते हैं किसके कहने पे, ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। देन यूनियन मिनिस्टर्स अपॉइंट करते हैं वो ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। देन गवर्नर अपॉइंट करते हैं ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। जजेस, मतलब गवर्नर का अपॉइंटमेंट कैसा होता है, पार्लियामेंट में डिसाइड कर लिया जाता है कि जैसे सपोज वेस्ट बंगाल में गवर्नर का पद खाली है, तो पार्लियामेंट डिसाइड करते हैं कि हाँ हम इनको वहां पे गवर्नर बनाते हैं, राष्ट्रपति बस उनको शपथ खिलाते हैं और अपॉइंट करते हैं, ठीक है। राष्ट्रपति का कोई डिसीजन मेकिंग में हाथ नहीं होता है। देन जजेस, जजेस का अपॉइंटमेंट भी राष्ट्रपति करते हैं। सिमिलरली जजेस के लिए जैसे जो कोर्ट को, क्योंकि कोर्ट में तो अपॉइंटमेंट में आज भी पार्लियामेंट का उतना हाथ नहीं है, नेशनल जुडिशियल अमेंडमेंट किया गया था बीच में, बट उसको कोर्ट ने ही फिर हटा दिया था, ठीक है। तो कोर्ट में जैसे जो अपॉइंटमेंट का होता है कि कोर्ट में मोस्टली जो अपनी बॉडी होती है, जैसे यहाँ पे जो इलेक्टोरल कॉलेज है, उस इलेक्टोरल कॉलेज में जैसे प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए भी एक इलेक्टोरल कॉलेज है ना, सिमिलरली जुडिशली अपॉइंटमेंट के लिए भी एक इलेक्टोरल कॉलेज होता है, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं। डिपेंड करता है मतलब किसका अपॉइंटमेंट है, बट उसमें ना सरकार के लोग कम होते हैं। तो वहां से अपॉइंटमेंट के, मतलब अपॉइंटमेंट के लिए बोल दिया जाता है कि हम इनको चाहते हैं कि ये अगले वहाँ के, सपोज पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के ये अगले चीफ जस्टिस बने। तो राष्ट्रपति उस हिसाब से अपॉइंट कर देते हैं, जजेस अपॉइंट कर देते हैं, अटॉर्नी जनरल अपॉइंट कर देता है। अटॉर्नी जनरल अगेन पार्लियामेंट जिसको चाहे वो मतलब बना सकती है, तो फिर जिनको सेलेक्ट किया उन्होंने बनाने के लिए, तो राष्ट्रपति से कह दिया जाता है कि आप उनको अपॉइंट कर दीजिए, ठीक है।
तो वो अपॉइंट कर देते हैं। सिमिलरली कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, इलेक्शन कमिश्नर, यूपीएससी चेयरपर्सन, तो इन सबको अपॉइंट कर सकते हैं राष्ट्रपति, ये उनके एग्जीक्यूटिव पावर्स में आता है। देन एडमिनिस्टर्स यूनियन टेरिटरीज को एडमिनिस्टर करते हैं। देन ये हो गई उनके एग्जीक्यूटिव पावर्स। तो क्वेश्चन स्टूडेंट्स ऐसे ही आ सकता है कि सपोज आपको ये सारी पावर्स दे दी गई हैं ऑप्शंस में, और ये पूछा गया है कि विच वन ऑफ देम इज एग्जीक्यूटिव पावर्स, ठीक है, या आपको पूछा गया है कि एग्जीक्यूटिव पावर्स जो प्रेसिडेंट के हैं, उनमें से 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 3 सही हैं, उनमें से एक गलत, और ये पूछा गया है कि विच वन ऑफ दिस इज नॉट एन एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ प्रेसिडेंट। तो हमको ना थोड़ा ये देखना जरूरी है, मैंने इसीलिए ना इनको बहुत प्रिसाइसली वो कर रखा है, बाइफरकेट कर रखा है, ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे आपको, ठीक है। देन लेजिस्लेटिव पावर्स में, तो लेजिस्लेटिव पावर्स, अच्छा लेजिस्लेटिव का क्या मतलब होता है, लेजिस्लेशन का क्या मतलब होता है, रूल मेकिंग, लॉ मेकिंग, ठीक है। एग्जीक्यूटिव का मतलब होता है कि जो लॉज बन गए उनको फॉलो करवाना, उनको जो चीजें ऊपर से आई है पार्लियामेंट से, जो गाइडलाइंस है उनको फॉलो करवाना, उन गाइडलाइंस को, उन रूल्स को, उन चीजों को एग्जीक्यूट कराना, तो वो एग्जीक्यूटिव होता है। फिर लेजिस्लेटिव जो जैसे अभी हमने डिस्कस किया क्या होता है, लॉ मेकिंग, रूल मेकिंग। तो लेजिस्लेटिव जो पावर्स है वो तो हमारी पार्लियामेंट के पास है, पार्लियामेंट हमारी लेजिस्लेट कर सकती है, लेकिन प्रेसिडेंट के पास भी कुछ लेजिस्लेटिव पावर्स होती है। तो क्या होती है, जैसे कि प्रेसिडेंट कर सकते हैं, समन कर सकते हैं, प्रोरोग कर सकते हैं, लोकसभा को डिसॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। लोकसभा का जब चाहे वो सत्र बुला सकते हैं, ठीक है। प्रोरोग कर सकते हैं, प्रोरोग का मतलब क्या होता है कि एक चीज होती है डिसॉल्व कर देना, डिसॉल्व करना कि लोकसभा डिसॉल्व हो गई है, डिसॉल्व मतलब कि भंग हो गई है, यानी कि जो अभी लोकसभा है, अभी की जो लोकसभा है उसमें क्या सीन है, 245 सीट्स रूलिंग पार्टी के पास है अभी, मतलब जो रूलिंग पार्टी है, सॉरी 345 सीट्स, ठीक है। अराउंड 380 तक की उनकी कोलेशन की सीट्स है, ठीक है, जो अभी रूलिंग पार्टी है एनडीए, कोलेशन के बाद उनकी अराउंड 380 385 सीट्स है, ठीक है। बाकी सीट्स जो एनडीए का अगेंस्ट में है, मतलब जो यूपी है, इंडिया अलायंस है, वो है, ठीक है, थोड़ी बहुत सीट्स इंडिपेंडेंट लोगों के पास है। तो अभी सपोज अगर लोकसभा को भंग करना हो तो कैसे भंग होगी, कि सपोज जो 371 का जो आंकड़ा है वो सपोज उसके ऊपर है, अभी एनडीए का जो गठबंधन है वो उसके ऊपर चल रहा है, सपोज उसके नीचे चले जाए, सपोज मान लीजिए गवर्नमेंट के पास अभी टोटल मिला के जो सपोज 380 385 सीट्स के अराउंड है वो 360 हो जाए, तो सरकार गिर जाएगी, लोकसभा डिसॉल्व हो जाएगी, फिर उसके बाद फिर से इलेक्शन होगा, फिर नया इलेक्शन होगा, फिर नई सरकार बनेगी, वो चीज होती थी। तो अगर राष्ट्रपति चाहे तो डिसॉल्व भी कर सकते हैं लोकसभा को, समन मतलब बुला भी सकते हैं, प्रोरोग मतलब स्थगित भी कर सकते हैं, ठीक है। देन ज्वाइंट सिटिंग एड्रेस कर सकते हैं कि अगर राष्ट्रपति को लगता है कि नहीं मुझे लोकसभा राज्यसभा की एक ज्वाइंट सिटिंग चाहिए, तो वो अंडर आर्टिकल 87 उसको भी बुला सकते हैं। देन अभी हमने जो पिछले उसमें डिस्कस किया था इलेक्टोरल कॉलेज में, हमने क्या डिस्कस किया था कि राज्यसभा और लोकसभा दोनों में इलेक्टेड मेंबर्स भी होते हैं, नॉमिनेटेड मेंबर्स भी होते हैं। राज्यसभा में 250 सीट्स, जो टोटल 250 सीट्स है उसमें से 238 में इलेक्शन होता है, 12 सीट्स में अपॉइंटमेंट होता है, नॉमिनेशन होता है। तो वो नॉमिनेशन कौन करता है, राष्ट्रपति करते हैं, और वो किस पावर के अंडर आता है, उनकी लेजिस्लेटिव पावर के अंडर। तो ये सब स्टूडेंट्स क्वेश्चन आते हैं क्लेट में, ऐसे ही आते हैं। सपोज आपको ये क्वेश्चन दे दे कि प्रेसिडेंट कैन नॉमिनेट 12 मेंबर्स टू द राज्यसभा, ठीक है, तो विच टाइप ऑफ पावर इज दिस, ठीक है, तो ये लेजिस्लेटिव पावर आएगी, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो नॉमिनेट किस बेसिस पे कर सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ आर्ट, लिटरेचर, साइंसेस, सोशल सर्विस में अगर उन्होंने कुछ बहुत हटके अलग से आउट ऑफ द ब्लू जाके कुछ काम कर रखा है, तो उस बेसिस पे उनको राष्ट्रपति नॉमिनेट कर सकते हैं लोकसभा में, सॉरी राज्यसभा में। बट हाँ अगेन वो इलेक्टोरल कॉलेज का पार्ट नहीं होते हैं, नॉमिनेटेड मेंबर्स आर नॉट द पार्ट ऑफ इलेक्टोरल कॉलेज। देन जुडिशियल, अच्छा एक और लेजिस्लेटिव पावर क्या है, एक्सेंट्स टू बिल्स कैन रिटर्न वंस एक्सेप्ट मनी बिल। एक्सेंट टू बिल का क्या मतलब है, कि कोई भी अगर बिल है, एक बिल क्या होता है, पहली चीज तो देखिए जो हम लोग कानून होते हैं जैसे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है एक, ठीक है, वैसे ही एक्ट का क्या मतलब होता है कि वो नियम है, प्रणाली है, कि उसके तहत सारा काम होना चाहिए। तो जब भी कोई नियम अपनी इनिशियल स्टेज में होता है, यानी कि एक्ट बनने से पहले, एक्ट बनने के बाद तो अब वो सरकारी गजट से, ऑफिशियल गजट से पब्लिश हो चुका है, अब एक वो लॉ है जो लोगों को मानना होगा, ठीक है। लेकिन वो एक्ट जो होता है, एक्ट मतलब कैपिटल ACT वाला, ठीक है, नॉट स्मॉल ACT। एक्ट जब भी आप लिखोगे ना ऐसे लिखोगे, एक्ट का मतलब ही ये होता है कि कानून, इस वाले एक्ट का मतलब जिसमें ए कैपिटल है, ठीक है। तो जब भी कोई भी बिल, जब भी कोई भी एक्ट बनना होता है, यानी एक्ट तो अब वो एक कंप्लीट कानून है, फाइनल ड्राफ्ट है, लेकिन जब वो अपनी इनिशियल स्टेज में होता है, इनिशियल स्टेज मतलब जब उस पर काम होना चालू होता है कि हाँ हमें इस तरीके का कोई कानून लाना है,
तो वो इन द फॉर्म ऑफ बिल इंट्रोड्यूस किया जाता है इन पार्लियामेंट। किसी भी हाउस में कर सकते हैं, लोकसभा में भी, राज्यसभा में भी, ठीक है। तो जब भी कोई एक्ट बिल के फॉर्म में इंट्रोड्यूस होता है, तो उस टाइम पे वो एक रेगुलेट, मतलब ऐसा नहीं कि जब वो बिल के फॉर्म में तभी वो माननीय हो गए, माननीय कानून नहीं होता है वो उस टाइम पे, ठीक है। माननीय कानून कैसे होता है कि भाई पहले वो लोकसभा में इंट्रोड्यूस होगा, राज्यसभा में, लोकसभा में सपोज इंट्रोड्यूस हुआ है तो वहां पे डिस्कशन होगा, वहां से उसको पास करके राज्यसभा भेजा जाएगा, वहां डिस्कशन होगा, फिर वो जब वहां से भी पास हो जाएगा, पास, अब वो या तो सिंपल मेजोरिटी में होगा या स्पेशल मेजोरिटी में होगा या स्पेशल मेजोरिटी विद रेटिफिकेशन ऑफ स्टेट्स में होगा। वो डिपेंड करते हैं किस चीज का बिल आया है या किस चीज के लिए पे काम हो रहा है। अगर मान लीजिए कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल आया है, तो वो देखा जाएगा कि किस चीज पे उसका अमेंडमेंट होना है, उसमें स्पेशल मेजोरिटी के थ्रू काम होगा, सिंपल मेजोरिटी के थ्रू काम होगा, वो बात की बात है। बट सपोज कोई भी चीज है, जैसे हमने डिस्कस की कि कोई भी माननीय कानून अगर आना है, तो वो इन द फॉर्म ऑफ बिल इंट्रोड्यूस होता है, लोकसभा में भी हो सकता है, राज्यसभा में भी हो सकता है। तो सपोज अगर लोकसभा में इंट्रोड्यूस हो तो वो वहां पे भी पास कराना पड़ेगा, राज्यसभा में अगर इंट्रोड्यूस हो तो वहां पे भी पास कराना होगा। अगर मान लीजिए राज्यसभा में इंट्रोड्यूस हुआ है, तो वहां से पास कराने के बाद फिर लोकसभा में भी पास कराना होगा, फिर वो राष्ट्रपति के पास जाएगा, राष्ट्रपति जब उसमें अपनी हाँ भर देंगे, तब उसी के बाद वो एक्ट बनेगा। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर आपने उस बिल को दोनों हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट से अगर पास करवा दिया है तो वो उसके बाद कानून बन जाएगा, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं होता है बेसिकली। जब भी कोई बिल इंट्रोड्यूस होता है ना, इन आइदर ऑफ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, तो वो दोनों जगह से पास आउट कराना होगा, उसी के बाद वो राष्ट्रपति के पास जाएगा। जब तक उस पर राष्ट्रपति हाँ नहीं भर देंगे, तब तक वो एक्ट नहीं बन सकता है, ठीक है। तो राष्ट्रपति की एक्सेंट जरूरी है, ये आता है लेजिस्लेटिव पावर्स में राष्ट्रपति की, ठीक है। तो राष्ट्रपति की एक्सेंट बहुत ज्यादा जरूरी रहती है इसीलिए, ठीक है। तो राष्ट्रपति, अब इसमें एक चीज क्या होती है कि अगर मान लीजिए राष्ट्रपति के पास कोई भी बिल गया है उनकी एक्सेंट लेने के लिए, और उनको ये लगता है कि नहीं, मतलब इसमें थोड़ा बहुत चेंजेस होने चाहिए, वो रिटर्न कर देते हैं उस बिल को। तो जब वो रिटर्न कहाँ करते हैं, पार्लियामेंट को वापस भेज देते हैं कि मुझे इस पर्टिकुलर पॉइंट पे ये चीज़ें ठीक नहीं लग रही, इस पे चेंजेस आप करके दोबारा से भेजिए। तो अब मान लीजिए राष्ट्रपति ने कुछ अपनी साइड से चेंजेस उसमें रिकमेंड किए हैं, तो अब वो पार्लियामेंट के ऊपर है कि वो उन रिकमेंडेशंस को फॉलो करे या ना करे। अगर वो मान लीजिए वो प्रेसिडेंट की भेजी हुई रिकमेंडेशंस उस बिल पे नहीं फॉलो करती है और वापस से वो पास करा के प्रेसिडेंट को भेज देती है, तब प्रेसिडेंट को फिर वो एक्सेंट उस पर देनी ही पड़ेगी। मतलब प्रेसिडेंट अपनी एक्सेंट एक बार रिजेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। एक बार रिजेक्ट करने मतलब कि नहीं, मुझे ये समझ नहीं आ रहा है और इसमें आप लोग दोबारा से मेरे को करके भेजो, यही यहाँ पे वही पॉइंट लिखा है, कैन रिटर्न वंस, ठीक है। एक्सेंट टू बिल, यानी कि प्रेसिडेंट के पास अगर बिल गया एक्सेंट लेने के लिए, तो वो एक बार तो रिटर्न कर सकते हैं, लेकिन अगर वो उसके बाद सेम ड्राफ्ट उनके पास आता है, तब उनको उस पर एक्सेंट देनी पड़ती है, प्रेसिडेंट के ऊपर कंपल्शन है, ठीक है। अच्छा, एक्सेप्ट मनी बिल का क्या मतलब है कि मनी बिल पे तो प्रेसिडेंट बिल्कुल कोई वो नहीं कर सकते, रिटर्न भी नहीं कर सकते। मतलब सीधी सी बात ये है कि मान लीजिए कोई मनी बिल इंट्रोड्यूस हुआ है, उसमें पार्लियामेंट से जो भी वो बिल ड्राफ्ट होकर तैयार हुआ है, अगर राष्ट्रपति को उसमें कोई चेंज लग भी रहा है, जरूरी चेंज भी लग रहा है, करना चाहिए, तो वो रिटर्न नहीं कर सकते, उनको अपनी एक्सेंट देनी ही पड़ेगी, ठीक है। तो मतलब अब आप समझ रहे होगे कि क्यों प्रेसिडेंट एक नॉमिनल हेड होता है। कहने को तो एक पावर्स आपने दे रखी है कि नहीं, प्रेसिडेंट के एक्सेंट के बिना कोई बिल पास नहीं होगा, फिर बाद में जब और डिटेल में पढ़ते हैं तो फिर पता चलता है कि प्रेसिडेंट को एक्सेंट देनी ही पड़ेगी। एक बार रिटर्न कर सकते हैं, दूसरी बार अगर उनके पास आएगा तो उन्हें एक्सेंट तो देनी ही पड़ेगी, ठीक है। देन थर्ड इज जुडिशियल पावर्स, ठीक है। तो जुडिशियल पावर्स क्या है प्रेसिडेंट की, तो अपॉइंट करते हैं, जजेस को अपॉइंट करते हैं, ठीक है। और पार्डनिंग पावर होती है उनके पास, ठीक है। पार्डनिंग पावर क्या होती है, आर्टिकल 72 में प्रोवाइडेड है, पार्डन, रिप्राइव, रिस्पाइट, कम्यूटेशन, रिमिशन, ठीक है। तो स्टूडेंट्स हम इस पे भी एक डिटेल क्लास कर लेंगे, पार्डनिंग पावर थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अभी आप लोग देख लीजिए कि पार्डनिंग पावर में भी क्या क्या पावर होती है। तो पार्डन यानी कि माफी, जैसे आपने सुना होगा जब अजमल कसाब को भी डेथ सेंटेंस पास हुआ था, तो उन्होंने भी राष्ट्रपति के यहाँ पे अपील करी थी कि मेरा को मतलब मेरे को जो ये मृत्यु का जो जीवन मृत्यु का मुझे जो सजा मिली है, उसको चेंज करके उम्र कैद या कुछ और फॉर्म ऑफ पनिशमेंट कर दिया जाए, ठीक है। तो ये होती है मतलब पार्डनिंग। अब उसमें राष्ट्रपति ने मना कर दिया था, लेकिन चाहते तो माफ भी कर सकते थे, ठीक है। तो पार्डनिंग पावर होती है प्रेसिडेंट के पास, क्षमा माफ करने की, फिर रिप्राइव करने की, कम करने की, रिस्पाइट करने की, चेंज करने की, ठीक है, कम्यूटेशन करने की और रिमिशन करने की, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं जो पार्डनिंग पावर्स में प्रेसिडेंट की आता है, और ये आर्टिकल 72 के अंडर प्रोवाइडेड, ठीक है। देन वी हैव सम इमरजेंसी पावर्स, वी हैव मतलब प्रेसिडेंट के पास कुछ इमरजेंसी पावर्स भी होती है। ये हम लोगों ने मतलब इन जनरल सुना भी हुआ है कि जब हम इमरजेंसी प्रोविजंस पढ़ते हैं कि अंडर आर्टिकल 352 जब नेशनल इमरजेंसी प्रोमulgate करनी होती है तो राष्ट्रपति ही डिक्लेयर करते हैं।
आर्टिकल 356 जब प्रेसिडेंट रूल किसी स्टेट में लगना होता है वो भी प्रेसिडेंट ही डिक्लेयर करते हैं, और अगर कोई फाइनेंशियल इमरजेंसी सपोज रिक्वायरमेंट है लगने के अंडर आर्टिकल 360 तो वो भी प्रेसिडेंट ही प्रोम्युलगेट करते हैं, ठीक है। तो आर्टिकल 352 इज अबाउट नेशनल इमरजेंसी, 356 इज अबाउट स्टेट इमरजेंसी प्रेसिडेंट रूल, एंड 360 इज अबाउट फाइनेंशियल इमरजेंसी। सो नेक्स्ट इज ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर। ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से समझ लीजिएगा स्टूडेंट्स। इट इज प्रोवाइडेड अंडर आर्टिकल 123, ठीक है। तो स्टूडेंट्स बेसिकली ऑर्डिनेंस होता क्या है, पहले तो थोड़ा सा वो समझ लेते हैं। जब हमें वो समझ में आ जाएगा ना कि ऑर्डिनेंस होता क्या है, तो ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर इजीली हमें समझ में आ जाएगी। तो सबसे पहला पॉइंट क्या दिया हुआ है कि प्रेसिडेंट कैन प्रोम्युलगेट ऑर्डिनेंस व्हेन पार्लियामेंट इज नॉट इन सेशन। पार्लियामेंट इज नॉट इन सेशन, इसका क्या मतलब है? बेसिकली इंडिया में जैसे हमें पता है कि पार्लियामेंट के 3 सेशंस होते हैं। सबसे पहला सेशन होता है जो फेब में होता है, दैट इज बजट सेशन। फिर मॉनसून सेशन होता है, फिर विंटर सेशन होता है। तो मॉनसून सेशन अभी रिसेंटली में जुलाई में चला ही था, ठीक है। अब विंटर सेशन आएगा। तो ये 3 सेशन मतलब कि इस टाइम पे पार्लियामेंट काम कर रही है, इस टाइम पे डिस्कशंस हो रहे हैं, नई चीजें लाई जा रही है, नए नियम कानून बन रहे हैं, ठीक है। ऑर्डिनेंस का मतलब ये होता है कि सपोज एकदम से किसी लॉ की रिक्वायरमेंट है, किसी भी रूल की रिक्वायरमेंट है, और पार्लियामेंट सेशन में नहीं है, तो उसमें क्या होता है कि प्रेसिडेंट का जो ऑर्डिनेंस होता है ना, वो सिमिलरली एक्ट के बराबर काम करता है। एक्ट मतलब जैसे अभी हमने डिस्कस किया था पिछले उसमें कि एक्ट मतलब क्या होता है, एक माननीय कानून, ठीक है। लेकिन एक्ट बनने का प्रोसेस क्या होता है कि पहले ये एक्ट एक बिल के फॉर्म में इंट्रोड्यूस होता है, ठीक है। इट कैन बी इंट्रोड्यूस इन आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, लोकसभा में भी इंट्रोड्यूस हो सकता है, राज्यसभा में भी इंट्रोड्यूस हो सकता है। अगर लोकसभा में इंट्रोड्यूस हुआ है तो फिर वहां से भी पास होगा, राज्यसभा से भी पास होगा, फिर प्रेसिडेंट के एक्सेंट मिलेगी, उसके बाद वो बिल एक्ट बनेगा। लेकिन ये सब चीजें कब हो पाएंगी? जब पार्लियामेंट सेशन में है। सपोज पार्लियामेंट सेशन में ही नहीं है और हमें अभी रिक्वायरमेंट है कि यार एक कानून की रिक्वायरमेंट है अभी बहुत जरूरी, ठीक है, तब क्या होगा? तो उस केस में प्रेसिडेंट एक ऑर्डिनेंस निकाल सकते हैं, एक ऑर्डिनेंस प्रोम्युलगेट कर सकते हैं, और उस ऑर्डिनेंस की वैल्यू एक्ट के बराबर होगी। एक्ट के बराबर एक्ट, तो यानी कि प्रेसिडेंट के पास जो अभी हम लोग क्योंकि लेजिस्लेटिव पावर्स डिस्कस करें ना प्रेसिडेंट की, तो सबसे पहली और मेन पावर है ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर। की प्रेसिडेंट को अगर ये रिक्वायरमेंट लग रही है कि एक नियम कानून होना चाहिए और पार्लियामेंट सेशन में नहीं है जिससे हम उसको अभी ला पाए, तो प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस इशू कर सकते हैं जो कि सिमिलरली एक्ट के बराबर की वेट रखेगा। वेट मतलब वेटेज रखेगा, वैल्यू रखेगा, ठीक है। फिर इट इज वैलिड फॉर 6 वीक्स आफ्टर रीअसेंबली, ठीक है। सेम फोर्स एज लॉ, जैसे अभी मैंने डिस्कस किया कि जैसे लॉ का जो बराबर का फोर्स होता है उतना ही ऑर्डिनेंस का भी होता है। एंड इट कैन नॉट बी यूज टू अमेंड कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड नहीं कर सकते हो आप, लेकिन आप एक कानून ला सकते हो, ठीक है। मान लीजिए जैसे अभी आप 2021-22 का देखोगे ना, तो उस टाइम पे ना जैसे स्टेट में आम आदमी पार्टी की सरकार थी, सेंटर में भाजपा की सरकार थी, तो दिल्ली में पहले ना ये रहता था केजरीवाल वर्सेस दिस सेंट्रल गवर्नमेंट में, कि केजरीवाल अक्सर कर ये आरोप लगाते थे कि दिल्ली में जो दिल्ली का एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें काफी ज्यादा ना इंटरफेरेंस कर रही है सेंट्रल गवर्नमेंट। अच्छा, इंटरफेरेंस कैसे करती है? थ्रू एग्जीक्यूटिव्स करती है, जो आईएएस आईपीएस होते हैं इनके थ्रू इंटरफेयर करती है, ऐसा केजरीवाल साहब का कहना था। तो उस टाइम पे भी आप देखोगे ना कि प्रेसिडेंट एक ऑर्डिनेंस लाए थे। उस ऑर्डिनेंस में क्या था कि जो आईएएस आईपीएस, जो दिल्ली के जो सिविल, जो दिल्ली के एग्जीक्यूटिव्स थे, उनकी जो ट्रांसफर करने की पावर थी जो स्टेट गवर्नमेंट के पास थी, वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने पास ले ली थी। उसका एक ऑर्डिनेंस लाए थे प्रेसिडेंट, ठीक है। तो आप देख सकते हो, वो भी नेट पे जाके उसकी रिसर्च आप करना। तो दिस इज द बेसिकली मीनिंग ऑफ ऑर्डिनेंस, कि ऑर्डिनेंस इज बेसिकली कि एक कानूनी होता है, एक नियम होता है जो प्रेसिडेंट के द्वारा लाया जाता है, ठीक है। उसका वैल्यू बिल्कुल लॉ के बराबर होता है, फोर्स के बराबर होता है। अब ऑर्डिनेंस कैसे आता है, उसको क्या पास होता है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्लैट के लिए। बट हाँ, ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर इज वन ऑफ द बिगेस्ट पावर्स इन लेजिस्लेटिव कैटेगरी जो प्रेसिडेंट के पास होती है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन नहीं अमेंड हो सकता है, ये याद रखना। देन द नेक्स्ट पार्ट इज इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। इम्पीचमेंट का क्या मतलब होता है? इम्पीचमेंट का सीधा मतलब होता है रिमूवल, ठीक है। अब रिमूवल वर्ड इसलिए यूज नहीं किया गया क्योंकि प्रेसिडेंट इज नॉट अ नॉर्मल पर्सन लाइक अस, तो इम्पीचमेंट वर्ड यूज किया गया है, ठीक है। इट इज प्रोवाइडेड अंडर आर्टिकल 61, ठीक है। अब प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट यानी कि कैसे हटा सकते हो, प्रेसिडेंट को हटाने के लिए क्या ग्राउंड्स प्रोवाइडेड है कॉन्स्टिट्यूशन में? सिर्फ एक ग्राउंड ही प्रोवाइडेड है,
दैट इज वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर प्रेसिडेंट कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन कर रहे हैं तो उनको आप प्रेसिडेंट के पद से हटा सकते हो, बस यही एक ग्राउंड है और कोई ग्राउंड नहीं है। अब ये ग्राउंड भी एक ऐसा है कि ना कॉन्स्टिट्यूशन में ना ये डिफाइन नहीं कर रखा है कहीं पे भी कि वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आप क्या मानोगे। तो इसको ना जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले लोग थे उन्होंने, इंटरप्रेटर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये मतलब करंट कह सकते हैं कि करंट जुडिशरी पे या जुडिशियल बॉडीज पे छोड़ रखा है। इसका ना मतलब काफी ज्यादा ना वाइड स्कोप है, ये अच्छा किया है कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने कि वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन लिखा है, उसको डिफाइन नहीं किया है कि कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन आप किसे मानोगे। आप किसी भी चीज को मान सकते हो जो आज की जुडिशरी, जो आज के जुडिशियल और आज के समय के हिसाब से जो भी जुडिशरी को लगता है कि ये वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, या फिर अगर पार्लियामेंट को लगता है कि ये वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, तो हमें हटा देना चाहिए राष्ट्रपति को। ठीक, तो काफी वाइड स्कोप है इसका, काफी चीजें इसके अंदर आ सकती हैं, वो टोटली डिपेंड करता है इंटरप्रिटेशन पे पार्लियामेंट और जुडिशरी की। ठीक है, देन प्रोसेस क्या होता है। तो सबसे पहले एक इम्पीचमेंट मोशन इंट्रोड्यूस होता है, किसी भी हाउस में हो सकता है, वो लोकसभा में भी राज्यसभा में भी। ठीक है, 14 डेज का उसमें नोटिस दिया जाता है राष्ट्रपति को कि आपके खिलाफ एक मोशन इंट्रोड्यूस हो गया है। ठीक है, देन इट मस्ट बी पास बाय 2/3 मेजोरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप, यानी कि मान लो अगर लोकसभा में इंट्रोड्यूस हुआ है तो लोकसभा में कितनी सीट्स होती है, सपोज 545 सीट्स है। ठीक है, तो 545 सीट्स में जब मान लो लोकसभा में अगर इंट्रोड्यूस हुआ है तो कम से कम 2/3 मेजोरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप से पास आउट होना चाहिए। तो 2/3 मेजोरिटी ऑफ 545 आप देखोगे तो कितनी आएगी, अराउंड आपकी ये आएगी 3 145 और 2 390, यानी कि जब आउट ऑफ दिस 545 अगर 390 मेंबर्स ने इसको पास कर दिया लोकसभा से, उसके बाद क्या होगा, फिर ये जाएगा राज्यसभा में। ठीक है, फिर राज्यसभा में भी वही सेम चीज होगी, इसको 2/3 मेजोरिटी से पास कराना होगा। अगर ये हो गया तो दोनों हाउसेस से 2/3 मेजोरिटी से ये इम्पीचमेंट मोशन पास हो गया, उसके बाद प्रेसिडेंट स्टैंड्स इम्पीच्ड। और लेकिन ये ना बहुत रिजिड प्रोसीजर है और आज तक हुआ नहीं है, कोई भी प्रेसिडेंट आज तक इम्पीच नहीं हुआ। हाँ, बस वीवी गिरी एक एक्टिंग प्रेसिडेंट थे, उनके खिलाफ इम्पीचमेंट प्रोसीडिंग स्टार्ट हो गई थी, बट वो इम्पीच हुए नहीं थे। ठीक है, इम्पीचमेंट प्रोसीडिंग स्टार्ट हो गई थी। देन द नेक्स्ट इज पोजीशन ऑफ द प्रेसिडेंट। तो पोजीशन क्या होती है, प्रेसिडेंट की पोजीशन का बेसिकली क्या रिलेवेंस होता है, क्या इंपॉर्टेंस होती है। तो बेसिकली नॉमिनल हेड होते हैं प्रेसिडेंट, जैसे हम लोग अभी डिस्कस कर रहे हैं, नॉमिनल हेड होते हैं, वर्क्स ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ठीक है, जो भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कहते हैं कि आप इनको पीएम बना दीजिए, इनको एफएम बना दीजिए, इनको कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल बना दीजिए, तो वो वैसे बस अपॉइंट कर देते हैं। ठीक है, डिस्क्रिशनरी पावर्स क्या होती है प्रेसिडेंट की, जो मतलब सिर्फ प्रेसिडेंट के पास है, जो वो अपने से एक्सरसाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले लोकसभा के सेशन को वो हंग कर सकते हैं। ठीक है, हंग मतलब रोक सकते हैं। डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा, लोकसभा को पूरा भंग कर सकते हैं। और रिटर्निंग नॉन मॉनिटरी बिल्स वंस। ठीक है, नॉन मॉनिटरी बिल्स, अगर कोई मनी बिल है तो उसको तो वो पास करना ही पड़ेगा उनको। ठीक है, उनको अपनी एक्सेंट देनी होगी। अभी हमने डिस्कस किया था, जब भी कोई बिल अगर एक्ट बनेगा ना, तो अगर वो मनी बिल है तो मनी बिल को तो प्रेसिडेंट नहीं कर सकते वापस। मनी बिल के अलावा का अगर कोई बिल है तो उसको वो एक बार वापस कर सकते, बट अगर उसमें उनकी दी हुई रिकमेंडेशन चाहे मानी जाए चाहे ना मानी जाए, अगर मान लीजिए नहीं मानी जाती उनकी रिकमेंडेशन और वही सेम बिल वापस आ जाता है उनके पास, तो उनको, क्योंकि वो एक बार रिटर्न कर चुके, अब नहीं रिटर्न कर सकते, अब उन्हें वो पास करना होगा। ठीक है, तो रिटर्निंग नॉन मनी बिल वंस। ठीक है, देन कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशनल हेल्ड या डी ज्यूरे एग्जीक्यूटिव। तो डी ज्यूरे एग्जीक्यूटिव आप लोग याद रखिएगा कि किसे बोला जाता है। ठीक है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। अब ये कुछ इंपॉर्टेंट स्टैटिक जीके फैक्ट्स है फॉर क्लैट विच यू मस्ट नो। ठीक है, तो फर्स्ट प्रेसिडेंट स्टूडेंट्स कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, फर्स्ट प्रेसिडेंट वाज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इनका एक और रिकॉर्ड क्या है कि ये वाज द ओनली प्रेसिडेंट ओनली टू सर्व 2 टाइम टर्म्स। ठीक है, इन्होंने 2 टर्म सर्व किए थे एज अ प्रेसिडेंट, वो भी लगातार। ठीक है, कंजिक्यूटिवली। तो ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के अराउंड 3 फैक्ट्स, यहाँ एक फैक्ट से 3 आ गए। पहला क्या, फर्स्ट प्रेसिडेंट, देन सेकंड ओनली वन टू सर्व 2 टर्म्स। ठीक है, थर्ड कंजिक्यूटिव प्रेसिडेंट। ठीक है, सेकंड मतलब फर्स्ट एवर कंजिक्यूटिवली जो बने प्रेसिडेंट 2 बार, वो। ठीक है, देन फर्स्ट विमेन प्रेसिडेंट श्रीमती प्रतिभा पाटिल जी, फर्स्ट एवर विमेन प्रेसिडेंट। फर्स्ट ट्राइबल वुमेन प्रेसिडेंट जो हमारी करंट प्रेसिडेंट है अभी, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी। देन यंगेस्ट प्रेसिडेंट सो एन संजीवा रेड्डी, नीलम संजीवा रेड्डी। इनका एक और रिकॉर्ड है एन संजीवा रेड्डी जी का, कि एक तो है कि ही वाज द यंगेस्ट प्रेसिडेंट
एंड सेकंड कि ही वाज द ओनली लोकसभा स्पीकर टू बिकम प्रेसिडेंट। ठीक है, ये प्रेसिडेंट बनने से पहले लोकसभा के स्पीकर रह चुके थे, तो ये भी इनका एक रिकॉर्ड है। ठीक है, देन ओनली पीएम टू बिकम प्रेसिडेंट, कोई ऐसा पीएम जो बाद में प्रेसिडेंट बना हो, अभी तक कोई भी नहीं। ठीक है, देन फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट टू बिकम प्रेसिडेंट, पहला वाइस प्रेसिडेंट जो प्रेसिडेंट बना हो, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी। ठीक है, इनको मतलब ही वॉज अ वेरी लर्नेड पर्सन एज वेल, आप लोगों ने देखा होगा, टीचर्स डे इन्हीं के नाम पे है। देन लॉन्गेस्ट सर्विंग प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, देन अगेन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, एक और रिकॉर्ड इनका आ गया, तो 4 रिकॉर्ड्स है इनके पास एज अ प्रेसिडेंट। लॉन्गेस्ट सर्विंग, फर्स्ट प्रेसिडेंट, कंसिक्यूटिवली बनने वाले पहले प्रेसिडेंट, और इकलौते प्रेसिडेंट जिन्होंने 2 टर्म सर्व किया है। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। देन प्रेसिडेंट इलेक्टेड अनअपोज्ड। ठीक है, कौन से ऐसे प्रेसिडेंट थे जो अनअपोज्ड इलेक्ट हो गए थे, तो अगेन एन संजीवा रेड्डी। तो एन संजीवा रेड्डी जी के भी 3 रिकॉर्ड्स हो गए हैं। यंगेस्ट प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट इलेक्टेड अनअपोज्ड, तीसरा यहाँ पे मेंशन नहीं है, मैं बता रहा हूँ, लेकिन कि लोकसभा स्पीकर, फर्स्ट लोकसभा स्पीकर टू बिकम प्रेसिडेंट, दैट वाज आल्सो एन संजीवा रेड्डी जी। देन फर्स्ट एक्टिंग प्रेसिडेंट, इट वाज वीवी गिरी, जैसे जो मैंने अभी आपको बताया था कि वीवी गिरी वाज द ओनली प्रेसिडेंट जिनके खिलाफ इम्पीचमेंट प्रोसीजर चालू हो गया था, लेकिन फिर उसमें कोई वो नहीं हुआ था, करप्शन के चार्जेस थे इन पे। देन ओनली प्रेसिडेंट टू रिजाइन, फखरुद्दीन अली अहमद। ठीक है, यस, ओनली प्रेसिडेंट टू रिजाइन। हाँ, तो ओनली प्रेसिडेंट टू रिजाइन जिन्होंने रिजाइन दिया था अपने 5 साल पूरे होने से पहले, फखरुद्दीन अली अहमद, और इन्होंने इमरजेंसी का भी प्रोक्लेमेशन किया था। स्टूडेंट्स याद रखिएगा, इंदिरा गांधी जी के टाइम पर वो पीएम थी और यही थे प्रेसिडेंट जिन्होंने दिस इमरजेंसी वो की थी, प्रोमिलगेट करी थी। देन जाकिर हुसैन एक और प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट थे जो कि ऑफिस में ही इनका भी 5 साल पूरा नहीं हो पाया था, इनकी डेथ हो गई थी 5 साल पूरा होने से पहले। ठीक है, तो फखरुद्दीन अली अहमद वाज द ओनली प्रेसिडेंट टू रिजाइन। ठीक है, फखरुद्दीन अली अहमद आल्सो डाइड। अच्छा हाँ, ठीक है, फखरुद्दीन अली अहमद ने भी रिजाइन नहीं दिया था, उनकी भी डेथ ही कॉज हुई थी, वही आई जस्ट गॉट कंफ्यूज्ड हियर। तो फखरुद्दीन अली अहमद आल्सो डाइड, नो रेजिग्नेशन केस। ठीक है, वीवी गिरी रिजाइंड एज वाइस प्रेसिडेंट, नॉट प्रेसिडेंट। ठीक है, यस, तो वीवी वीवी एक्टिंग प्रेसिडेंट थे जब उनके खिलाफ ना दिस क्या कहते हैं, इम्पीचमेंट प्रोसीडिंग्स चालू हो गई थी, लेकिन जब वो वीवी गिरी वाज द ओनली वाइस प्रेसिडेंट जिन्होंने रिजाइन दिया था। जब, यानी कि कहने का मतलब है कि वीवी गिरी जब वाइस प्रेसिडेंट थे ना, जब प्रॉपर वाइस प्रेसिडेंट थे, तो उनका 5 साल पूरा नहीं होता, उससे पहले ही उन्होंने रिजाइन कर दिया था। और वो एक्टिंग प्रेसिडेंट भी बने थे थोड़े टाइम के लिए, बट उस टाइम उनके खिलाफ करप्शन चार्जेस चालू हो गए थे, तो इम्पीचमेंट प्रोसीजर उनके खिलाफ चालू हुआ था, बट उन्होंने खुद ही रिजाइन दे दिया था। ठीक है, देन फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट। तो स्टूडेंट्स, दिस वाज ऑल अबाउट दिस। कोई भी प्रेसिडेंट रिजाइन नहीं किया था। फखरुद्दीन अली अहमद और जाकिर हुसैन दोनों की डेथ हो गई थी 5 साल अपना पूरा करने से पहले। तो स्टूडेंट्स, दिस वाज ऑल अबाउट दिस। ये स्टैटिक फैक्ट्स थोड़े से जरूरी है, स्टैटिक करंट मिक्स करके भी आपसे हो सकता है पूछा जाए, तो बहुत इजी फैक्ट्स आप याद रख लेना। फर्स्ट प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, एंड ही इज द ओनली प्रेसिडेंट जो कंसिक्यूटिवली इलेक्ट भी हुए, दो, और इन्होंने 2 बार सर्व भी किया। ठीक है, लॉन्गेस्ट सर्विंग भी यही है। फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट प्रतिभा पाटिल, फर्स्ट ट्राइबल वुमेन प्रेसिडेंट जो हमारी करंट है अभी, द्रौपदी मुर्मू जी। देन यंगेस्ट प्रेसिडेंट एन संजीवा रेड्डी जी, यंगेस्ट भी थे, प्लस लोकसभा स्पीकर थे, ओनली लोकसभा स्पीकर जो प्रेसिडेंट बने। ठीक है, देन ओनली पीएम टू बिकम प्रेसिडेंट कोई भी नहीं। फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट टू बिकम प्रेसिडेंट डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी। लॉन्गेस्ट सर्विंग प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रेसिडेंट इलेक्टेड अनअपोज्ड एन संजीवा रेड्डी जी। फर्स्ट एक्टिंग प्रेसिडेंट वीवी गिरी, ओनली प्रेसिडेंट टू रिजाइन फखरुद्दीन अली अहमद। ठीक है, रिजाइन भी नहीं किया था इन्होंने, अब ये जो हम लोगों ने देखा कि पूरा टेन्योर नहीं हो पाया था, डेथ हो गई थी। और फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट डॉक्टर जाकिर हुसैन। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, दिस वाज ऑल अबाउट दिस। इसमें एक स्टैटिक फैक्ट और याद रखिएगा कि एक ऐसे प्रेसिडेंट थे जिन्होंने ना अपनी एक वीटो पावर का यूज किया था। वीटो पावर स्टूडेंट जनरली क्या होता है, जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि सपोज प्रेसिडेंट के पास कोई बिल आया है उनकी एक्सेंट लेने के लिए। ठीक है, अब या तो वो उस बिल को पास करेंगे, ठीक है, या फिर उसको वो वापस भेजेंगे कि इसमें ये चेंजेस मुझे लग रहे हैं, चेंजेस करके। तो अब उसमें अगर वो चेंजेस नहीं इंप्लीमेंट किए और दोबारा प्रेसिडेंट के पास आ गए एक्सेंट के लिए, तब तो उन्हें अपनी एक्सेंट देनी पड़ेगी। ठीक है, एक चीज क्या होती है, एक प्रेसिडेंट के पास ना वीटो पावर होती है। वीटो पावर का मतलब है कि प्रेसिडेंट के पास अगर कोई बिल आया है तो वो उसको अपने पास ही होल्ड रखे, वो चाहे तो उस पर ना यस करे ना नो करे। और कोई भी ना कॉन्स्टिट्यूशन में टाइमलाइन नहीं दे रखी कि प्रेसिडेंट को वो बिल पे कब तक एक्सेंट देनी होगी या कब तक रिजेक्ट करना होगा। तो
ऐसा कोई वो है नहीं, तो प्रेसिडेंट चाहे तो 1 साल चाहे तो 4 साल तक उस बिल को अपने पास रख सकते हैं। उसको कहते हैं वीटो पावर, ठीक है? तो ये वीटो जो है, पॉकेट वीटो, इनमें से एक कंसेप्ट होता है पॉकेट वीटो, मतलब कि प्रेसिडेंट जब तक चाहे उसको अपने पास वो वीटो कर सकता है, रख सकता है। तो वो पॉकेट वीटो किस प्रेसिडेंट ने सबसे पहली बार यूज किया था? तो ज्ञानी ज़ैल सिंह, ठीक है? ज्ञानी ज़ैल सिंह वाज द प्रेसिडेंट जिन्होंने वीटो पावर का यूज किया था। मैं यहाँ पे उनकी स्पेलिंग लिख देता हूँ नाम की, ज्ञानी ज़ैल सिंह। और हाँ, ये सिख प्रेसिडेंट भी थे, तो फर्स्ट एवर सिख प्रेसिडेंट आल्सो। सो ज्ञानी ज़ैल सिंह वाज द ओनली प्रेसिडेंट जिन्होंने वीटो पावर का यूज किया था, और क्या कहते हैं, फर्स्ट एवर सिख प्रेसिडेंट, फर्स्ट सिख प्रेसिडेंट। सो स्टूडेंट्स, दिस वाज ऑल अबाउट दिस। हमने प्रेसिडेंट का टॉपिक आज अच्छे से कवर कर लिया, जितना हमारे लिए क्लैट रिलेवेंट था, क्लैट के लिए जो इंपॉर्टेंट था, जो फैक्ट्स आप लोगों से पूछे जा सकते थे, वो हमने कवर कर लिया। अभी हम लोग नेक्स्ट क्लास में ना इसी को ही थोड़ा सा कंटिन्यू करेंगे, और प्रेसिडेंट का वोटिंग मैकेनिज्म अच्छे से क्लियर करेंगे। सिंगल वोटिंग बाय सिंगल प्रोपोर्शनल बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, ये सब क्या होता है, ठीक है? इनडायरेक्ट इलेक्शंस क्या होते हैं? तो ये सारे कंसेप्ट थोड़े से टेक्निकल है, इंपॉर्टेंट भी है, तो हम अभी नेक्स्ट सेशन में वो सब कवर करेंगे। टिल देन, ऑल द वेरी बेस्ट। कोई भी डाउट हो तो यू कैन जस्ट पुट दैट इन द कमेंट सेक्शन एंड वील बी वेरी मच ऑब्लाइज्ड टू आंसर दैट। ऑल राइट, ऑल द वेरी बेस्ट, टेक केयर, गुड बाय।